दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटी एंड गवर्नेंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे थे और कवर कर रहे थे दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसके तहत हम लोगों ने दोस्तों भारत के भूगोल को ऑलरेडी कवर कर लिया है और जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे थे विश्व का भूगोल, और विश्व का भूगोल के तहत हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों, वह है प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रादेशिक भूगोल में दोस्तों हम लोगों ने अब तक 2014 तक के प्रश्नों को 2023 से लेके 2014 तक के प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है और जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम दोस्तों 2014 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे जो प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से पूछे गए हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा जो 16 जून 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2014 में जो प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2014 में जो पूछा गया प्रश्न है वह कह रहा है दोस्तों, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है। फिर देखिए, कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है। ठीक है, तो पहला हमारा नगर है बैंकॉक, दूसरा है दोस्तों हनोई, तीसरा है जकार्ता और चौथा है दोस्तों सिंगापुर। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी 3, 4, 1 और 2। ठीक है, क्या कह रहा है देखें, दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है। तो पहला हमारा जो दिया गया है नगर वह है बैंकॉक, दूसरा है हनोई, तीसरा है जकार्ता, चौथा है सिंगापुर। सही आंसर मार्क करेंगे हम। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, दूसरा है दोस्तों हमारा हो जाएगा सिंगापुर, फिर हो जाएगा दोस्तों बैंकॉक और लास्ट में होगा दोस्तों हनोई। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें। व्याख्या देखें क्या कह रहा है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी 3, 4, 1 और 2, यानी कि जकार्ता, सिंगापुर और दोस्तों फिर हमारा बैंकॉक और हनोई। ठीक है, यहां देखें, कह रहा है कि उपर्युक्त शहर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों यथा बैंकॉक थाईलैंड, हनोई वियतनाम, जकार्ता इंडोनेशिया तथा सिंगापुर की क्या है दोस्तों राजधानियां हैं, जिनका दक्षिण से उत्तर की ओर अवस्थिति क्रम जो होगा दोस्तों वह हमारा निम्नांकित है। देखें, सबसे पहले होगा जकार्ता, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक, फिर हनोई। क्या कह रहा है कि उपर्युक्त शहर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों यथा बैंकॉक थाईलैंड, हनोई वियतनाम, जकार्ता इंडोनेशिया तथा सिंगापुर की राजधानियां हैं, जिनका दक्षिण से उत्तर की ओर अवस्थिति क्रम निम्नांकित है। सबसे पहले हो जाएगा जकार्ता, फिर हो जाएगा सिंगापुर, फिर हो जाएगा बैंकॉक, फिर हो जाएगा दोस्तों हनोई। सही क्रम होगा 3, 4, 1 और 2। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया ऑप्शन सी। ठीक है, 2014 में जो पूछा गया प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से दूसरा प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है दोस्तों हमारा कि टर्की किनके मध्य स्थित है। क्या है, टर्की किनके मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है क्या, सही आंसर हम मार्क करेंगे काला सागर और भूमध्य सागर के बीच हमारा स्थित है दोस्तों टर्की। ठीक है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा कि टर्की किनके मध्य स्थित है। तो याद रखें दोस्तों काला सागर और भूमध्य सागर हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच हमारा स्थित है दोस्तों टर्की कंट्री। ठीक है, व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कह रहा दोस्तों टर्की हमारा काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। इससे टर्की उत्तर पूर्व में काला सागर है जो बास्पोरस जलसंधि द्वारा मरमरा सागर से जुड़ा है। क्या है, इसके उत्तर पूर्व में काला सागर है दोस्तों जो बास्पोरस जलसंधि द्वारा मरमरा सागर से जुड़ा है, और मरमरा सागर दोस्तों भूमध्य सागर से जुड़ा है। मरमरा सागर टर्की के यूरोपीय भाग तथा एशियाई भूभाग को अलग करता है। टर्की की राजधानी दोस्तों अंकारा यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखें, टर्की दोस्तों काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। इसके क्या है, टर्की के उत्तर पूर्व में काला सागर है जो बास्पोरस जलसंधि द्वारा मरमरा सागर से जुड़ा है, और मरमरा सागर दोस्तों भूमध्य सागर से जुड़ा है। ठीक है, मरमरा सागर टर्की के यूरोपीय भाग तथा एशियाई भूभाग को अलग करता है। ठीक है, टर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो प्रश्न कह रहा था कि टर्की हमारा किनके मध्य स्थित है। तो याद रखें दोस्तों काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है हमारा कौन, टर्की। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक जो हमारा 2014 में पूछा गया प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से तीसरा प्रश्न है उसको हम ध्यानपूर्वक यहाँ देखेंगे। ठीक है, देखें
क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित देशों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला हमारा कह रहा है दोस्तों डेनमार्क, दूसरा कह रहा है दोस्तों जापान, तीसरा कह रहा है रशियन फेडरेशन, चौथा कह रहा है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, पांचवा कह रहा है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से हमारे आर्कटिक काउंसिल के क्या है दोस्तों, सदस्य हैं। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों डेनमार्क, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा क्या जापान, फिर कह रहा है रशियन फेडरेशन, फिर कह रहा है यूनाइटेड किंगडम, फिर कह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उपर्युक्त में से कौन से आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों 1, 3 और 5। इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों 1, 3 और 5। इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, याद रखिए। तो यानी कि दोस्तों हमारा डेनमार्क हो जाएगा, फिर हो जाएगा दोस्तों रशियन फेडरेशन, और फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारे दोस्तों नहीं होंगे, यानी कि दोस्तों जापान और यूनाइटेड किंगडम हमारे आर्कटिक काउंसिल के सदस्य नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखें क्या कह रहा है प्रश्न, एक बार और देखें। कह रहा है दोस्तों कि निम्नांकित देशों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों डेनमार्क, फिर कह रहा है दोस्तों जापान, फिर है दोस्तों रशियन फेडरेशन, फिर है यूनाइटेड किंगडम, फिर है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उपर्युक्त में से कौन से हमारे आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी 1, 3 और 5। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उपर्युक्त में से कौन से आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी 1, 3 और 5, यानी कि दोस्तों डेनमार्क, रशियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जबकि जापान और यूनाइटेड किंगडम दोस्तों हमारे आर्कटिक काउंसिल के सदस्य नहीं है, यह याद रखिएगा। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया 1, 3 और 5 ऑप्शन डी। व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं, सारे प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। ठीक है, चलिए व्याख्या देखें इसकी क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा दोस्तों हमारा कि आर्कटिक काउंसिल आर्कटिक क्षेत्र में धारणीय विकास एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे साझा मुद्दों पर आर्कटिक राज्यों, आर्कटिक स्थानीय समुदायों एवं निवासियों के बीच सहयोग, समन्वय और अंतःक्रिया को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक क्या है, अंतर सरकारी फोरम। फिर से देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि आर्कटिक काउंसिल आर्कटिक क्षेत्र में धारणीय विकास एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे साझा मुद्दों पर आर्कटिक राज्यों, आर्कटिक स्थानीय समुदायों एवं निवासियों के बीच सहयोग, समन्वय और अंतःक्रिया को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक अंतर सरकारी क्या है दोस्तों, फोरम है। ठीक है, यहां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आर्कटिक काउंसिल की स्थापना हमारी 19 सितंबर 1996 को ओट्टावा घोषणा के साथ हुई थी। ओट्टावा घोषणा के तहत निम्नलिखित 8 आर्कटिक देश इस काउंसिल के सदस्य हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखें यहाँ कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। पहला हो जाएगा दोस्तों वह है कनाडा, दूसरा दोस्तों हो जाएगा वह है हमारा डेनमार्क, तीसरा दोस्तों हो जाएगा फिनलैंड, चौथा है दोस्तों आइसलैंड, पांचवा है नॉर्वे, छठा है रशियन फेडरेशन, सातवां है स्वीडन और आठवां है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। अतः हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था विकल्प डी। ठीक है दोस्तों, फिर से व्याख्या देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आर्कटिक काउंसिल आर्कटिक क्षेत्र में धारणीय विकास एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे साझा मुद्दों पर आर्कटिक राज्यों, आर्कटिक स्थानीय समुदायों एवं निवासियों के बीच सहयोग, समन्वय और अंतःक्रिया को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक अंतर सरकारी, यानी कि दोस्तों क्या है, हमारा एक इंटर गवर्नमेंटल क्या है दोस्तों, फोरम है। ठीक है, पॉइंट हमारा देखें यहाँ क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि आर्कटिक काउंसिल की स्थापना हमारा 19 सितंबर 1996 को दोस्तों ओट्टावा घोषणा के साथ हुई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आर्कटिक काउंसिल की स्थापना दोस्तों 19 सितंबर 1996 को ओट्टावा डिक्लेरेशन के द्वारा हुई थी और ओट्टावा घोषणा के तहत निम्नलिखित 8 आर्कटिक देश इस काउंसिल के क्या हैं दोस्तों, सदस्य हैं। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा कनाडा, दूसरा हो जाएगा दोस्तों डेनमार्क, तीसरा हो जाएगा दोस्तों फिनलैंड, चौथा हो जाएगा दोस्तों आइसलैंड, पांचवा हो जाएगा दोस्तों नॉर्वे, छठा हो जाएगा दोस्तों रशियन फेडरेशन, सातवां हो जाएगा स्वीडन और आठवां हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था विकल्प डी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक काउंसिल का हम लोगों ने पूरी तरीके से व्याख्या इसकी कवर कर ली है। ठीक है, चलिए देखेंगे अब आगे के प्रश्नों को दोस्तों हम बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए दोस्तों देखेंगे, हमारा 2014 में जो प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से पूछा गया चौथा प्रश्न है उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, देखते रहिए। चलिए देखेंगे,
चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है क्षेत्र जो प्रायः समाचारों में आता है और उनसे संबंधित देश। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है दोस्तों चेचन्या। ठीक है, फिर कह रहा है चेचन्या हमारा स्थित है रशियन फेडरेशन में। दारफूर कह रहा है दोस्तों माली में, और फिर कह रहा है दोस्तों स्वात घाटी है दोस्तों हमारा इराक में। ठीक है, कह रहा है हमारा कि उपर्युक्त में से कौन कौन से युग्म हमारे सही सुमेलित दिए गए हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, केवल एक। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र जो प्रायः समाचारों में आता है और उनसे संबंधित देश। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो पहला कह रहा है दोस्तों चेचन्या जो कि रशियन फेडरेशन में स्थित है। दूसरा है दोस्तों दारफुर जो कि है दोस्तों माली में। तीसरा है स्वात घाटी जो कि दोस्तों है इराक में। ठीक है, तो इसमें जो सुमेलित दिया गया है दोस्तों वह है केवल फर्स्ट पॉइंट, यानी कि चेचन्या हमारा स्थित है दोस्तों कहाँ पे, रशियन फेडरेशन में। बाकी के पॉइंट दारफुर और स्वात घाटी हमारे क्या हैं दोस्तों, ये पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट। ठीक है, चलिए व्याख्या देखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, व्याख्या इसकी दिया गया है क्षेत्र, देश और चर्चा का कारण। ठीक है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। कह रहा दोस्तों हमारा कि चेचन्या जो स्थित है वह है रशियन फेडरेशन, और रशियन फेडरेशन से स्वतंत्रता के लिए यह संघर्ष करता है जो हमारा चेचन्या क्षेत्र है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा कह रहा है दारफुर। तो याद रखें दोस्तों, दारफुर जो हमारा क्षेत्र है वह स्थित है दोस्तों सूडान में। ठीक है, दारफुर क्षेत्र कहाँ स्थित है, सूडान में। सूडान सरकार के खिलाफ गैर अरब निर्जातीय समूह द्वारा विद्रोह। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, दारफुर जो कि दोस्तों स्थित है हमारा सूडान में। सूडान सरकार के खिलाफ गैर अरब निर्जातीय समूह द्वारा विद्रोह के कारण यह चर्चा में रहा। फिर है दोस्तों हमारा स्वात घाटी। तो स्वात घाटी दोस्तों स्थित है, याद रखिए, पाकिस्तान में। क्या है, स्वात घाटी स्थित है दोस्तों हमारा कहाँ, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तानी सेना एवं तालिबानी आतंकवादियों के बीच संघर्ष के कारण यह क्षेत्र हमारा चर्चा में रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और हम प्रश्न देख लेंगे, ध्यानपूर्वक देखें यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्षेत्र जो प्रायः समाचारों में आता है और देश। ठीक है, तो पहला दोस्तों दिया गया है चेचन्या रशियन फेडरेशन, बिल्कुल सही सुमेल है। दारफुर दोस्तों हमारा माली में स्थित ना होके हो जाएगा सूडान में, और स्वात घाटी हमारा इराक में स्थित ना होके हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान में। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल सही सुमेल है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट। दारफुर हो जाएगा दोस्तों सूडान में, स्वात घाटी हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसकी व्याख्या हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें, चेचन्या हो जाएगा रशियन फेडरेशन, दारफुर हो जाएगा सूडान, स्वात घाटी हो जाएगा पाकिस्तान। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट। ठीक है, चलिए प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से पूछे गए 2013 में जो प्रश्न हैं उनकी तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है भौगोलिक लक्षण और प्रदेश। क्या है, भौगोलिक लक्षण और प्रदेश। ठीक है, तो पहला जो है दोस्तों वह हमारा कह रहा है एबीसीनी पठार, जो कि कहाँ कह रहा है, स्थित है अरब में। ठीक है, दूसरा कह रहा है दोस्तों एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। ठीक है, फिर कह रहा है गुआना उच्च भूमि, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। फिर कह रहा है दोस्तों ओकोबोंगो द्रोणी, वह कह रहा है दोस्तों हमारा पेटागोनिया। ठीक है, फिर देखें, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, भौगोलिक लक्षण और प्रदेश। ठीक है, पहला कह रहा है एबीसीनी पठार अरब, दूसरा कह रहा है दोस्तों हमारा एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, सी कह रहा है गुआना उच्च भूमि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, और डी कह रहा है दोस्तों ओकोबांगो द्रोणी, जो कि दोस्तों कहाँ स्थित है, वह है हमारा पेटागोनिया में। ठीक है, तो इसमें जो सही सुमेल पॉइंट दिया गया है दोस्तों वह है केवल हमारा एटलस पर्वत, यानी कि एटलस पर्वत जो स्थित है दोस्तों, याद रखें वह कहाँ स्थित है, वह है हमारा उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, जो हमारा एटलस पर्वत स्थित है दोस्तों वह उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, भौगोलिक लक्षण और प्रदेश। तो याद रखें ऑप्शन बी एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका बिल्कुल सही सुमेल हो जाएगा। ठीक है, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका बिल्कुल हमारा सही सुमेल है। बाकी के पॉइंट सही सुमेल नहीं है, लेकिन इसकी व्याख्या में हम सारे पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा जो 16 जून 2024 को लगी हुई है उसके दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा
हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशिया क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की व्याख्या हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा व्याख्या इसकी क्या दिया गया है। चलिए देखिए दोस्तों, व्याख्या इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। चलिए देखिए व्याख्या इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखेंगे व्याख्या इसकी क्या दिया गया है। चलिए देखिए यहां व्याख्या जो कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वह है हमारा कह रहा है कि एबीसीनी पठार अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित क्या है, आर्कियन युग की एक संरचना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है और एबीसीनिया इथोपिया का पूर्व नाम था जो इस पठार के कारण पड़ा। अतः युग में एक हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा कि एबीसीनी पठार कहाँ है, वह अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग यानी कि दोस्तों हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया में स्थित हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की क्या है दोस्तों, एक संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। एबीसीनिया इथोपिया का पूर्व नाम था जो इस पठार के कारण पड़ा था। अतः युग में एक हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा कि एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में क्या है दोस्तों, स्थित है। ठीक है, यह अल्जीरिया, ट्यूनीसिया तथा मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है और यह पर्वत एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, वह है माउंट टॉबुकुल जो दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में दोस्तों स्थित है। इस प्रकार युग्म बी हमारा बिल्कुल सही है। एक बार इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ेंगे। देखें यहां क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा, ध्यानपूर्वक देखें कि एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में क्या है दोस्तों, स्थित है। इस पॉइंट को याद रखें। ठीक है, कह रहा है कि यह अल्जीरिया, ट्यूनीसिया तथा मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह पर्वत एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टॉबुकुल है जो दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में दोस्तों स्थित है। इस पॉइंट को याद रखें। इस प्रकार युग्म बी हमारा बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि गुयाना उच्च भूमि दक्षिण अफ्रीका क्या है। यहाँ फिर से देखें, गुयाना उच्च भूमि दक्षिणी अमेरिका के अमेजन नदी के उत्तर एवं ओरिनोको नदी के दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन भूवैज्ञानिक काल में हुआ था। गुयाना उच्च भूमि में विश्व का सबसे ऊंचा क्या है दोस्तों, जलप्रपात जिसका नाम है दोस्तों एंजल, स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार और देखेंगे फिर से कि गुयाना उच्च भूमि दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के अमेजन नदी के उत्तर एवं ओरिनोको नदी के क्या है दोस्तों, दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों प्री कैम्ब्रियन भूवैज्ञानिक काल में हुआ था। गुयाना उच्च भूमि में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कह रहा दोस्तों ओकाबांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के अंगोला, बोत्सवाना एवं नामीबिया देशों में विस्तारित है। फिर देखिए, ओकाबांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के अंगोला, बोत्सवाना एवं नामीबिया देशों में विस्तारित है। नोट कह रहा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल 4 देश शामिल हैं। याद रखें दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा गया है। जिबूती, फिर है दोस्तों हमारा इरिट्रिया, फिर है इथोपिया, फिर है दोस्तों सोमालिया। फिर देखें, कह रहा है कि ओकाबांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका क्या है कि अंगोला, बोत्सवाना एवं नामीबिया देशों में विस्तारित है। और नोट कह रहा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल 4 देश शामिल हैं। याद रखें दोस्तों, सबसे पहले हो जाएगा जिबूती, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा इरिट्रिया, फिर हो जाएगा इथोपिया, फिर हो जाएगा दोस्तों सोमालिया। क्या है, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया तथा सोमालिया। जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया तथा सोमालिया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे 2011 में जो पूछा गया प्रश्न है उसकी तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से 2011 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहां कह रहा है दोस्तों हमारा कि अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है या हो सकते हैं। फिर देखें, कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखें कि अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है या हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है दोस्तों कि यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं यानी कि हाई प्रेशर सेल में क्या है दोस्तों, अवस्थित है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि इस संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट पॉइंट इसमें सही दिया गया है, सेकंड पॉइंट हमारा सही नहीं दिया गया। फिर देखें, कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा
कि अफ्रीकी और एशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का के मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं यानी कि हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो सही पॉइंट दिया गया है कि यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में क्या है दोस्तों, अवस्थित है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल एक। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इसकी हम देखेंगे। ठीक है, देखें यहाँ व्याख्या क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखें कि अफ्रीकी एवं यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र क्या है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है हमारा कि अफ्रीकी एवं यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत सहारा मरुस्थल, अरेबियाई मरुस्थल, ईरान व थार के मरुस्थल इत्यादि को शामिल किया जाता है। ठीक है, फिर से देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा कि अफ्रीकी एवं यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत सहारा मरुस्थल, अरेबियाई मरुस्थल, ईरान व थार के मरुस्थल इत्यादि को शामिल किया जाता है। इन सभी मरुस्थलों की अवस्थिति कर्क रेखा के इर्द गिर्द उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी में है। फिर देखें, अफ्रीकी एवं यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत सहारा मरुस्थल, अरेबियाई मरुस्थल, ईरान व थार के मरुस्थल इत्यादि को शामिल किया जाता है। इन सभी मरुस्थलों की अवस्थिति कर्क रेखा के इर्द गिर्द उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी में है। ठीक है, फिर देखें अगला पॉइंट कह रहा है कि इस पेटी में विषुवतीय निम्न वायु दाब तथा शीतोष्ण निम्न वायु दाब की पेटी से आने वाली ऊपरी वायुमंडलीय पवनें नीचे की ओर बैठती हैं। फिर देखें, इस पेटी में विषुवतीय निम्न वायु दाब तथा शीतोष्ण निम्न वायु दाब की पेटी से आने वाली ऊपरी वायुमंडलीय पवनें नीचे की ओर बैठती हैं। इस दौरान पवनों के तापमान में वृद्धि, सापेक्षिक आर्द्रता में कमी एवं शुष्कता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप इन प्रदेशों में वर्षा नहीं हो पाती। यही कारण है कि उपोष्ण वायु दाब पेटी में बड़े बड़े मरुस्थल निर्मित हुए हैं। फिर देखिए एक बार और देखेंगे कि इस पेटी में विषुवतीय निम्न वायु दाब तथा शीतोष्ण निम्न वायु दाब की पेटी से आने वाली ऊपरी वायुमंडलीय पवनें नीचे की ओर बैठती हैं। इस दौरान पवनों के तापमान में वृद्धि, सापेक्षिक आर्द्रता में कमी एवं शुष्कता में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप इन प्रदेशों में वर्षा नहीं हो पाती है। यही कारण है कि उपोष्ण वायु दाब पेटी में बड़े बड़े मरुस्थल निर्मित हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसका दूसरा प्रमुख कारण उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की दिशा है। ये पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। फिर देखिए, इसका दूसरा प्रमुख कारण उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की दिशा है। ये पवनें दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या कह रहा था, एक बार और देख लेंगे प्रश्न को, ध्यानपूर्वक देखें यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का के मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है या हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा था कि यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं यानी कि हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। और कह रहा है कि इस संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया कि यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं यानी कि हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते रहें। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते रहें। चलिए देखेंगे दोस्तों, इसकी व्याख्या हम पूरी कर लेंगे। यहां क्या कह रहा है। कह रहा है कि सागर के ऊपर बहते हुए ये पवनें भारी मात्रा में आर्द्रता ग्रहण करती हैं, परंतु महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर आगमन करते ही वर्षा करने से इनकी आर्द्रता कम हो जाती है तथा यूरेशिया एवं अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी भागों तक आते आते इनकी आर्द्रता नगण्य हो जाती है एवं शुष्कता बढ़ जाती है। अतः ये पवनें इन प्रदेशों में वर्षा करने में असमर्थ होती हैं। इस प्रकार कथन एक हमारा क्या है, सही है। फिर देखिए, सागर के ऊपर बहते हुए ये पवनें भारी मात्रा में आर्द्रता ग्रहण करती हैं, परंतु महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर आगमन करते ही वर्षा करने से इनकी आर्द्रता कम होती जाती है तथा यूरेशिया एवं अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी भागों तक आते आते इनकी आर्द्रता नगण्य हो जाती है एवं शुष्कता बढ़ जाती है। अतः ये पवनें इन प्रदेशों में वर्षा करने में क्या होती हैं, असमर्थ होती हैं। इस प्रकार कथन एक हमारा सही है। फिर देखेंगे कथन दो क्यों गलत है। कह रहा है क्योंकि अफ्रीकी एवं यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र किसी उष्ण महासागरीय धारा के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि समुद्र से संलग्न मरुस्थलों का निर्माण उष्ण महासागरीय धाराओं से नहीं अपितु शीतल जल धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में आने से होता है। फिर देखिए कि कथन दो क्यों गलत है। क्योंकि
अफ्रीकी एवं यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र किसी हमारे उष्ण महासागरीय धारा के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि समुद्र से संलग्न मरुस्थलों का निर्माण उष्ण महासागरीय धाराओं से नहीं अपितु शीतल जल धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में आने से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्तों, वह है हमारा विश्व की प्रमुख वनस्पतियां। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। चलिए 2023 में इस टॉपिक से पूछा गया जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे। टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा सब्जेक्ट विश्व का भूगोल, टॉपिक विश्व की प्रमुख वनस्पतियां। ठीक है, तो इस टॉपिक से पूछा गया जो 2023 में पहला प्रश्न है उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक हम देखेंगे क्या कह रहा है। कथन एक पढ़ें, ध्यानपूर्वक देखें कथन एक क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कथन एक कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा क्या है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है। क्या है, फिर से देखें। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा जो होती है वह पोषक तत्वों से भरपूर होती है। और कथन सेकंड कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। ठीक है, फिर से देखेंगे क्या कह रहा है। कथन एक पढ़ेंगे, कह रहा है दोस्तों हमारा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। और हमारा दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक सही है, तो इसमें सही आंसर जो है वह मार्क करेंगे हम। ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। कथन एक गलत है किंतु कथन दो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से क्या होती है दोस्तों, भरपूर होती है, तो यह पॉइंट गलत दिया गया है। कथन दो कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। जबकि पहला कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी। कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक व्याख्या इसकी देखिए। ठीक है, देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा व्याख्या पहला पॉइंट जो कह रहा है कि सामान्यतः माना जाता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मृदा क्या है, उष्मा और नमी के कारण बहुत समृद्ध होगी, जबकि इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मृदा समृद्ध नहीं होती है। अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। फिर देखिए, सामान्यतः माना जाता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मृदा ऊष्मा और नमी के कारण क्या दोस्तों बहुत समृद्ध होगी, जबकि इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मृदा हमारी क्या होती है दोस्तों, समृद्ध नहीं होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, फिर से देखें। सामान्यतः माना जाता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा ऊष्मा और नमी के कारण बहुत समृद्ध होगी, जबकि इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मृदा हमारी समृद्ध नहीं होती है। इसीलिए कथन एक को हम लोगों ने गलत मार्क किया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और नमी के कारण मृदा में मृत कार्बनिक पदार्थ अन्य जलवायु की तुलना में अधिक तेजी से विघटित होते हैं। इस प्रकार इसके पोषक तत्व तेजी से क्या दोस्तों अपघटित हो जाते हैं। फिर से देखें, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और नमी के कारण मृदा में मृतक कार्बनिक पदार्थ हमारे अन्य जलवायु की तुलना में अधिक तेजी से विघटित होते हैं। इस प्रकार इसके पोषक तत्व तेजी से अपघटित हो जाते हैं। फिर देखें, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और नमी के कारण मृदा में मृत कार्बनिक पदार्थ अन्य जलवायु की तुलना में अधिक तेजी से विघटित होते हैं। इस प्रकार इसके पोषक तत्व तेजी से अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वर्षा की उच्च मात्रा अन्य जलवायु की तुलना में मृदा से पोषक तत्वों को अधिक तेजी से निक्षालित कर देती है। अतः कथन दो हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वर्षा की उच्च मात्रा अन्य जलवायु की तुलना में मृदा से पोषक तत्वों को अधिक तेजी से क्या दोस्तों निक्षालित कर देती है। अतः कथन दो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न हम लोग एक बार फिर से देखेंगे, एक बार और देख लेंगे ध्यानपूर्वक। यहाँ देखें प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा विश्व की प्रमुख वनस्पतियां। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न हमेशा दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। चलिए, प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा था कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, और कथन दो कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन
होता है। तो इसमें सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था, कथन 2 केवल सही है, कथन 1 गलत दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर था। नीचे देखें क्या कह रहा है ऑप्शन डी, कि कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 हमारा सही है। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक से विश्व की प्रमुख वनस्पतियों से 2021 में पूछे गए प्रश्न की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। चलिए देखिए, यहाँ 2021 में जो इस टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे। देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा ताड़ तेल यानी कि पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है ताड़ तेल यानी कि पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि ताड़ तेल वृत्त दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से क्या है दोस्तों, पाया जाता है। क्या है, कह रहा है हमारा कि ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है कौन सा, वह है ऑप्शन बी। केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट सही दिए गए हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से देखें ध्यानपूर्वक। कह रहा है हमारा कि ताड़ तेल यानी कि पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल यानी कि बायोडीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया, केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट सही दिए गए हैं, बाकी की पॉइंट दोस्तों हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ताड़ तेल पाम ऑयल के संदर्भ में जो सही कथन है वह है केवल सेकंड और थर्ड, फर्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों गलत दिया गया है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, केवल सेकंड और थर्ड। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या इसकी देखते हैं क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ व्याख्या कह रहा है दोस्तों कि ताड़ तेल वृक्ष अफ्रीका में प्राकृतिक रूप से क्या है दोस्तों, पाया जाता है। ठीक है, फिर देखें ताड़ तेल यानी कि हमारा दोस्तों जो पाम ट्री है वह वृक्ष अफ्रीका में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कह रहा है कि वैश्विक बाजार में बायोडीजल उत्पादन में और विविधता लाने के लिए पाम तेल को एक वैकल्पिक और आशाजनक क्या है, फीड स्टॉक माना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखें कह रहा है कि वैश्विक बाजार में बायोडीजल उत्पादन में और विविधता लाने के लिए पाम तेल को एक वैकल्पिक और आशाजनक फीड स्टॉक माना जाता है। यह एक वनस्पति तेल है जिसका उपयोग दोस्तों लिपस्टिक व इत्र, परफ्यूम जैसे सौंदर्य प्रसाधनों, कॉस्मेटिक्स में नमी प्रदायक यानी कि मॉइस्चराइजिंग और टेक्सचराइजिंग गुणों के लिए किया जाता है। अतः विकल्प बी हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, व्याख्या एक बार और देखेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा कि ताड़ तेल वृक्ष अफ्रीका में क्या है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, वैश्विक बाजार में बायोडीजल उत्पादन में और विविधता लाने के लिए पाम तेल को एक वैकल्पिक और आशाजनक फीड स्टॉक माना जाता है। यह एक वनस्पति तेल है जिसका उपयोग लिपस्टिक व इत्र, परफ्यूम जैसे सौंदर्य प्रसाधनों, कॉस्मेटिक्स में नमी प्रदायक यानी कि मॉइस्चराइजिंग और टेक्सचराइजिंग गुणों के लिए किया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखें, सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया विकल्प बी, यानी कि केवल सेकेंड और थर्ड पॉइंट हमारे पाम ऑयल के संदर्भ में सही दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, 2021 में पूछे गए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, क्या पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा पत्ती कूड़ा यानी कि दोस्तों जिसे हम लीफ लिटर कहते हैं। फिर से देखें, कह रहा दोस्तों पत्ती कूड़ा यानी कि जिसे हम लीफ लिटर कहते हैं, कह रहा है कि किसी अन्य जीवों यानी कि बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। ठीक है, कह रहा है कि पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपातप एपीफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? तो इसका सही आंसर दोस्तों जो मार्क करेंगे वह है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर से हम पढ़ेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों हमारा पत्ती कूड़ा यानी कि दोस्तों लीफ लिटर किसी अन्य जीवोम यानी कि बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः क्या दोस्तों अनावृत होती है। ठीक है,
कह रहा है हमारा कि पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप एपीफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिस्थित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। या किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है, तो याद रखें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इसकी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, चलिए देखें व्याख्या इसकी क्या दी गई है। देखिए यहाँ कह रहा दोस्तों हमारा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन दोस्तों सघन और पत्तों वाले होते हैं, जहां भूमि के क्या है नजदीक झाड़ियां और बेलें होती हैं। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और क्या होते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। किसी अन्य जीवोम यानी बायोम की तुलना में यह पत्ती कूड़ा तेजी से विघटित होता है, जिससे मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। इसमें प्रमुख रूप से पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी और एबेनी हैं। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। फिर देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन सघन और पत्तों वाले होते हैं, जहां भूमि के नजदीक झाड़ियां और बेलें क्या होती दोस्तों होती हैं। ठीक है, इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। ठीक है, इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। किसी अन्य जीवोम या बायोम की तुलना में यहाँ पत्ती कूड़ा तेजी से विघटित होता है, जिससे मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। इसके प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो प्रमुख प्रजातियां हैं वह है दोस्तों रोजवुड, महोगनी, एनी और एबेनी। अतः विकल्प डी हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, विश्व की प्रमुख वनस्पतियां टॉपिक से जो 2013 में पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए 2013 में हमारा जो पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों कि निम्नांकित में से कौन सी हमारी विश्वतीय वनों की अद्वितीय विशेषता या विशेषताएं हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी विश्वतीय वनों की अद्वितीय विशेषता या क्या दोस्तों विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो कह रहा है हमारा कि वह है ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके किरीट दोस्तों क्या होते हैं निरंतर क्या दोस्तों, वह है हमारा वितान बनाते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अधिपादपों की क्या दोस्तों असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा विकल्प डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही पॉइंट दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए फिर से देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्वतीय वनों की क्या है दोस्तों अद्वितीय विशेषता या विशेषताएं हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके किरीट क्या दोस्तों निरंतर वितान बनाते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अधिपादपों की असंख्य किस्मों की क्या दोस्तों विद्यमानता हो। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विश्वतीय वनों की अद्वितीय विशेषता या विशेषताएं हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों। दूसरा पॉइंट बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। तीसरा पॉइंट अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी 1, 2 और 3। व्याख्या इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्याख्या हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखें व्याख्या इसकी क्या दिया गया है। कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा व्याख्या इसकी कि विश्वतीय वन दोस्तों विषुवत रेखा के सहारे सामान्यतः 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि विषुवतीय वन दोस्तों विषुवत रेखा के सहारे सामान्यतः 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन तथा इंडोनेशियाई क्षेत्रों खासकर बोर्नियो एवं सुमात्रा में इन विषुवतीय वनों का उत्कृष्ट विकास हुआ है। फिर देखिए विषुवतीय वन विषुवत रेखा के सहारे सामान्यतः 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन तथा इंडोनेशियाई क्षेत्रों खासकर बोर्नियो एवं सुमात्रा में इन विषुवतीय वनों का दोस्तों उत्कृष्ट विकास हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखें जो दिया गया है इससे संबंधित, कह रहा है कि इन वनों में लंबवत स्तरीकरण पाया जाता है। क्या है,
इन वनों में लंबवत स्तरीकरण पाया जाता है। भूमि तल से सबसे ऊपर वन वितान फॉरेस्ट कैनोपी तक विभिन्न ऊंचाई पर 5 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर से देखें, इन वनों में लंबवत स्तरीकरण पाया जाता है। भूमि तल से सबसे ऊपरी वन वितान तक विभिन्न ऊंचाई पर 5 स्तर पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो हमारा ध्यानपूर्वक देखें, वह कह रहा है कि विश्ववीय वनों में जैव विविधता जो होती है यानी कि बायोडाइवर्सिटी हमारी चरम स्तर पर पाई जाती है। अधिपादपों की उपस्थिति इन वनों की प्रमुख विशेषता है। ये पादप धरातल के बजाय किसी अन्य पादप के तने अथवा शाखाओं पर आते हैं। ये वायु से नमी प्राप्त करते एवं प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। अतः कथन 3 भी हमारा सही है। फिर देखिए, विश्ववीय वनों में जैव विविधता चरम स्तर पर पाई जाती है। अधिपादपों की उपस्थिति इन वनों की प्रमुख विशेषता है। ये पादप धरातल के बजाय किसी अन्य पादप के तने अथवा शाखाओं पर आते हैं। ये वायु से नमी प्राप्त करते एवं प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। अतः कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट हम देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखें, यहाँ कह रहा है कि विश्ववीय वनों में प्राणी जातियों की असंख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या है, विश्ववीय वनों में प्राणी जातियों की असंख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर वनस्पतियों में वर्ष भर वृद्धि होती रहती है। अतः आहार की उपलब्धता व आपूर्ति साल भर बनी रहती है। परिणाम स्वरूप प्राणियों को प्रवसन नहीं करना पड़ता है। फिर देखिए, विश्ववीय वनों में प्राणी जातियों की असंख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर वनस्पतियों में वर्ष भर वृद्धि होती रहती है। अतः आहार की उपलब्धता व आपूर्ति साल भर बनी रहती है। परिणाम स्वरूप प्राणियों को प्रवसन नहीं करना पड़ता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन वनों में दोस्तों महोगनी, रोजवुड, आबनूस, रबड़, सिनकोना, ताड़ तथा नारियल के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर देखिए, कह रहा है हमारा कि विश्ववीय वनों में प्राणी जातियों की असंख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर वनस्पतियों में वर्षभर वृद्धि होती रहती है। अतः आहार की उपलब्धता व आपूर्ति साल भर बनी रहती है। परिणाम स्वरूप प्राणियों को प्रवसन नहीं करना पड़ता है। अगला पॉइंट देखें कि इन वनों में महोगनी, रोजवुड, आमनूस, रबड़, सिनकोना, ताड़ तथा नारियल के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, देखेंगे आगे के हमारे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। 2013 में हमारा जो दोस्तों टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था क्या, वह हमारा चल रहा था विश्व की प्रमुख वनस्पतियां। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस टॉपिक से जो पूछा गया 2013 में जो प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि मरुस्थल क्षेत्रों में जलहरास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से पर्ण रूपांतरण होते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि मरुस्थल क्षेत्रों में जलहरास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि कठोर एवं मोमी पर्ण। दूसरा कह रहा है दोस्तों लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता। तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों पर्ण की जगह कांटे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फिर से देखें। कह रहा है कि मरुस्थल क्षेत्रों में जलहरास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं। तो पहला कह रहा है कि कठोर एवं मोमी पर्ण। दूसरा कह रहा है दोस्तों लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता। तीसरा कह रहा है दोस्तों पर्ण की जगह कांटे। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर मार्क करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीनों ही पॉइंट हमारे इस प्रश्न से संबंधित जो दिए गए हैं वह बिल्कुल सही दिए गए हैं। एक बार और देख लेंगे कि मरुस्थल क्षेत्रों में जलहरास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि कठोर एवं मोमी पर्ण। दूसरा कह रहा है लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता। तीसरा कह रहा है पर्ण की जगह कांटे। तो कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखें क्या कह रहा है। यहां देखें, कह रहा है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को दोस्तों हम मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट कहते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहां पर जल की मात्रा। फिर देखिए, मरुस्थलों में उगने वाले पौधों को दोस्तों क्या हम मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट कहा जाता है। ये पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहां पर जल की मात्रा। फिर से देखें, मरुस्थलों में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट कहा जाता है। ये पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहां पर जल की मात्रा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आगे इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखें, यहां ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। यहां पे कह रहा है
कि ये पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहां पर जल की मात्रा क्या दोस्तों ध्यान रखें कम होती है, ठीक है, या ऐसे पौधे इसे प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। कह रहा है नागफनी, फिर कह रहा है दोस्तों यूफोरबिया, एकासिया, कैजुराइना आदि मरुस्थलीय पादप के उदाहरण है, ठीक है। एक बार और देख लेंगे। कह रहा था व्याख्या हमारा कि मरुस्थलों में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट कहा जाता है। ये पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहां पर जल की मात्रा क्या दोस्तों कम होती है, या ऐसे पौधे इसे प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। नागफनी हो गया दोस्तों, यूफोरबिया हो गया, एकासिया, कैजुराइना आदि मरुस्थलीय पादप के क्या है दोस्तों उदाहरण है, ठीक है। जो मरुस्थलीय पौधों की विशेषता होती है वह देखें यहाँ क्या कह रहा है। पहला है दोस्तों आकार में छोटे तथा क्या होते हैं दोस्तों बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए मरुस्थलीय पौधों की विशेषता होती है कि आकार में छोटे तथा क्या होते हैं दोस्तों बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, जल ह्रास को रोकने के लिए कठोर तथा मोमी पर्ण, लघु पर्ण तथा पर्णहीनता पर्ण की जगह कांटे होते हैं। फिर देखिए जल ह्रास को रोकने के लिए कठोर तथा मोमी पर्ण, लघु पर्ण तथा पर्णहीनता पर्ण की जगह कांटे होते हैं, ठीक है। फिर से देखें मरुस्थलीय पौधों की विशेषता जो होती है आकार में छोटे तथा बहुवर्षीय होते हैं। दूसरा पॉइंट जल ह्रास को रोकने के लिए कठोर तथा मोमी पर्ण, लघु पर्ण तथा पर्णहीनता पर्ण की जगह कांटे होते हैं। तीसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि मरुद्भिदों में आंतरिक संवहन के लिए आवश्यक जाइलम एवं फ्लोयम ऊतक क्या होते हैं दोस्तों सुविकसित होते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो कह रहा है कि स्टोमेटा की संख्या कम होती है तथा ये रोम युक्त और अंदर ही और क्या होते हैं दोस्तों धसे रहते हैं। फिर से हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को फिर से हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, ठीक है। देखें कह रहा है हमारा कि मरुस्थलीय पौधों की जो विशेषताएं होती हैं वह यहाँ दी गई हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चारों पॉइंट हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि आकार में छोटे तथा क्या होते हैं दोस्तों बहुवर्षीय होते हैं, क्या है आकार में छोटे तथा बहुवर्षीय होते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जल ह्रास को रोकने के लिए कठोर तथा मोमी पर्ण, लघु पर्ण तथा पर्णहीनता पर्ण की जगह कांटे होते हैं। तीसरा पॉइंट कि मरुद्भिदों में आंतरिक संवहन के लिए आवश्यक जाइलम एवं फ्लोयम ऊतक सुविकसित होते हैं। चौथा पॉइंट स्टोमेटा की संख्या कम होती है तथा ये रोम युक्त और अंदर की ओर धंसे रहते हैं, ठीक है। क्या है स्टोमेटा की संख्या कम होती है तथा ये रोम युक्त और अंदर की ओर धंसे होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2011 में जो हमारा दोस्तों पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व की प्रमुख वनस्पतियां और सब्जेक्ट चल रहा था विश्व का भूगोल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 2011 में पूछे गए प्रश्न को हम देखेंगे। कह रहा है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या दोस्तों काट दिए जाएं, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिए जाएं तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र क्या दोस्तों पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, फिर देखिए, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिए जाएं तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों वर्षावन की मृदा में क्या है पोषकों का अभाव होता है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन दोस्तों काट दिए जाएं तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र हमारे पुनर्योजित नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या है दोस्तों हमारा वर्षावन की मृदा में पोषक तत्वों का क्या दोस्तों अभाव होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है 2011 में जो हमारा पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिए जाएं तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षावन की मृदा में पोषक तत्वों का क्या दोस्तों अभाव होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए व्याख्या जो कह रहा है इसको देखिए। पहला पॉइंट जो व्याख्या में दिया गया है उसको देखेंगे। कह रहा है दोस्तों हमारा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में तापमान एवं वर्षा की क्या है उच्चता, जहां एक तरफ सघन वनस्पतियों के उत्पन्न होने के लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध कराते, वहीं दूसरी ओर इन वनों में वृहद स्तर पर संपादित जैव अपघटन उन सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करते हैं जो मृदा की ह्यूमस का भक्षण कर जाते हैं। इससे मृदा की उर्वरता में क्या दोस्तों कमी हमारी हो जाती है। फिर से देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में तापमान एवं वर्षा की उच्चता, जहां एक तरफ सघन वनस्पतियों के उत्पन्न होने के लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध कराते, वहीं दूसरी ओर इन वनों में वृहद स्तर पर संपादित जैव अपघटन उन सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करते जो मृदा की ह्यूमस का भक्षण कर जाते हैं। इससे मृदा की उर्वरता में कमी हो जाती है। एक बार और देखें, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में तापमान एवं वर्षा की उच्चता, जहां एक तरफ सघन वनस्पतियों के उत्पन्न होने के लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध कराती, वहीं दूसरी ओर इन वनों में वृहद स्तर पर संपादित जैव अपघटन उन सूक्ष्म जीवों
जीवों को उत्पन्न करते हैं जो मृदा की ह्यूमस का भक्षण कर जाते हैं। इससे मृदा की उर्वरता में क्या दोस्तों कमी हो जाती है, इस पॉइंट को याद रखिए। दूसरा पॉइंट देखें क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट जो कह रहा है वह कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में भारी वर्षा की स्थिति में ऊपरी उर्वर मृदा का वृहद स्तर पर क्या दोस्तों अपर्दन यानी कि इरोजन होता है। फिर देखें, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में भारी वर्षा की स्थिति में ऊपरी उर्वर मृदा का वृहद स्तर पर अपर्दन होता है, जिससे इन वनों की मृदा परतें पतली हो जाती हैं। मृदा अपर्दन के परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों के बहाव से इन मृदाओं में पोषकों का अभाव हो जाता है, जिससे वनस्पतियों का शीघ्र पुनरुत्पादन संभव नहीं हो पाता। अतः विकल्प ए सही है, शेष सभी हमारे पॉइंट गलत दिए गए हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखें क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में भारी वर्षा की स्थिति में ऊपरी उर्वर मृदा का वृहद स्तर पर क्या दोस्तों हमारा अपर्दन होता है, जिससे इन पवनों की मृदा परतें पतली हो जाती हैं। मृदा अपर्दन के परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों के बहाव से इन मृदाओं में पोषकों का अभाव हो जाता है, जिससे वनस्पतियों का शीघ्र पुनरुत्पादन संभव नहीं हो पाता। अतः विकल्प ए हमारा सही है, शेष विकल्प हमारे गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों जनसंख्या एवं नगरीकरण यानी कि पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2022 में जो इस टॉपिक से पूछा गया पहला प्रश्न है उसको देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा दोस्तों कि उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक वृहद क्या है, शरणार्थी बस्ती है, क्या है। फिर देखें, कह रहा है हमारा कि उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक वृहद शरणार्थी क्या है दोस्तों बस्ती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी पश्चिमी केन्या में दोस्तों बीड़ी बीड़ी एक वृहद शरणार्थी क्या है दोस्तों बस्ती है। दूसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन के लिए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं, क्या है। दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक वृहद क्या है दोस्तों शरणार्थी बस्ती है, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरा पॉइंट कि दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक यहां देखें कि सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या जो दी गई है उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। सारे प्रश्न जो हम लोग हल करते चल रहे हैं वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। और दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए देखेंगे इस प्रश्न की जो व्याख्या दी गई है वह क्या दी गई है, हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। टॉपिक चल रहा था दोस्तों जनसंख्या एवं नगरीकरण यानी कि पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, और हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम देखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से हमारे क्या हैं दोस्तों सही हैं, ठीक है। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या यहां ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों जो हमारा बीड़ी बीड़ी शरणार्थी बस्ती है वह उत्तरी पश्चिमी युगांडा में एक शरणार्थी क्या है दोस्तों शिविर है, ठीक है। अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों जो बीड़ी बीड़ी शरणार्थी बस्ती है वह उत्तरी पश्चिमी युगांडा में क्या है दोस्तों एक शरणार्थी शिविर है, अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। दूसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि गृह युद्ध के कारण 2,70,000 से अधिक दक्षिणी सूडानी शरणार्थी देश से पलायन कर चुके हैं। वर्ष 2017 की शुरुआत में बीड़ी बीड़ी विश्व की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों शरणार्थी बस्ती थी, अतः कथन 2 हमारा सही है। फिर देखिए बीड़ी बीड़ी शरणार्थी बस्ती दोस्तों उत्तरी पश्चिमी युगांडा में एक शरणार्थी शिविर है, अतः कथन 1 सही नहीं है। दूसरा कह रहा है गृह युद्ध के कारण 2,70,000 से अधिक दक्षिणी सूडानी शरणार्थी देश से पलायन कर चुके हैं। वर्ष 2017 की शुरुआत में बीड़ी बीड़ी विश्व की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों शरणार्थी बस्ती थी, अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखें कह रहा है कि केन्या में ददाब शरणार्थी संकुल में क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है केन्या में ददाब शरणार्थी संकुल में शरणार्थी लोग रहते हैं, ठीक है। इसमें 3 शिविर शामिल है। पहला शिविर वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था, जब सोमालिया में गृह युद्ध से भागे शरणार्थियों ने केन्या में सीमा पार करना शुरू किया। वर्ष 2011 में दूसरी अधिकतम शरणार्थी संख्या यहां आई, जब कुछ शरणार्थी दक्षिणी सोमालिया में सूखे और अकाल के चलते भाग कर यहां आए, अतः कथन 3 हमारा सही है। फिर देखिए
केन्या में ददाब शरणार्थी संकुल में शरणार्थी लोग रहते हैं। इसमें 3 शिविर शामिल है। पहला शिविर वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था। ठीक है, जब सोमालिया में गृह युद्ध से भागे शरणार्थियों ने केन्या में सीमा पार करना शुरू किया। ठीक है, वर्ष 2011 में दूसरी अधिकतम शरणार्थी संख्या यहां आई, जब कुछ शरणार्थी दक्षिणी सोमालिया में सूखे और अकाल के चलते भाग कर यहां आए। अतः कथन 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 2012 में जो हमारा दोस्तों टॉपिक जनसंख्या और नगरीकरण से पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि आर्थिक विकास से संबद्ध जननांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर क्या दोस्तों विचार कीजिए। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि आर्थिक विकास से संबद्ध जननांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताओं पर क्या है दोस्तों, अवस्थाओं पर विचार कीजिए। फिर देखिए, आर्थिक विकास से संबद्ध जननांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। दूसरा कह रहा है उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तीसरा कह रहा है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। एक बार और देखेंगे, आर्थिक विकास से संबद्ध जननांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है निम्न मृत्यु दर के साथ क्या है दोस्तों, निम्न जन्म दर। दूसरा कह रहा है उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तीसरा कह रहा है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। ठीक है, एक बार और देखें, आर्थिक विकास से संबद्ध जननांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। ठीक है, फिर कह रहा है उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तीसरा कह रहा है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। ठीक है, इसका प्रश्न आगे देखेंगे क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक यहां देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उपर्युक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा 2, 3 और 1। ठीक है, सही क्रम जो होगा, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उपर्युक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। क्या है, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, और सबसे लास्ट में हो जाएगा दोस्तों निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। फिर है सबसे पहले हो जाएगा हमारा उच्च मृत्यु दर के साथ दोस्तों उच्च जन्म दर। फिर हो जाएगा हमारा क्या, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। फिर हो जाएगा हमारा निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। ठीक है, तो इस सीरीज को आप लोग याद रखिएगा। व्याख्या चलिए इसकी हम देख लेते हैं क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्याख्या इसकी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या इसकी क्या कह रहा है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए व्याख्या देखें इसकी। कह रहा है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन WS थॉमसन ने 1929 में किया। क्या है, फिर से देखें, कह रहा दोस्तों हमारा जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन WS थॉमसन ने 1929 में किया था। ठीक है, इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय फ्रैंक क्या है दोस्तों, नोटेन-स्टीन 1945 को जाता है, जिन्हें जननांकिकी का जनक भी कहा जाता है। फिर देखें, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन WS थॉमसन ने 1929 में किया था। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय फ्रैंक नोटेन-स्टीन ने 1945 को जाता है, जिन्हें जननांकिकी का जनक भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के कालांतर में CP ब्लेकर 1947, हुबर 1958 तथा टोडेरो ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कह रहा है कि आर्थिक विकास से संबद्ध जननांकीय संक्रमण सिद्धांत तथा संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में अधिकांशतया CB ब्लेकर के दृष्टिकोण को ही स्वीकार किया जाता है, जिनके अनुसार जननांकीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं निम्नवत हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन WS थॉमसन ने 1929 में किया था। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय फ्रैंक नोटेन-स्टीन 1945 को जाता है, जिन्हें जननांकिकी का जनक भी कहा जाता। इस सिद्धांत में कालांतर में CP ब्लेकर 1947, हुबर 1958 तथा टोडेरो ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्थिक विकास से संबद्ध जननांकीय संक्रमण सिद्धांत तथा संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में अधिकांशतया CP ब्लेकर के दृष्टिकोण को ही स्वीकार किया जाता है, जिनके अनुसार जननांकीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं निम्नवत है। चलिए इस 5 अवस्थाओं को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक प्रथम अवस्था देखें क्या है। प्रथम अवस्था जो कह रहा है दोस्तों वह है, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही ऊंची होती है, जिसके चलते जनसंख्या वृद्धि स्थिर या बहुत
धीमी होती है। ठीक है, जो प्रथम अवस्था है वह कह रहा है दोस्तों कि इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही ऊंची होती है, जिसके चलते जनसंख्या वृद्धि स्थिर या बहुत धीमी होती है। ठीक है, दूसरी अवस्था देखें कि इसमें मृत्यु दर में कमी या निम्न मृत्यु दर और जन्म दर का ऊंचा बना रहना उच्च जन्म दर प्रदर्शित होता है, और यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि अथवा जनसंख्या विस्फोट की अवस्था होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, इसमें मृत्यु दर में कमी या निम्न मृत्यु दर और जन्म दर का ऊंचा बना रहना प्रदर्शित होता है, यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि अथवा जनसंख्या विस्फोट की अवस्था होती है। ठीक है, कह रहा है इसमें मृत्यु दर में कमी या निम्न मृत्यु दर और जन्म दर का ऊंचा बना रहना प्रदर्शित होता है, यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि अथवा जनसंख्या विस्फोट की अवस्था होती है। ठीक है, तीसरी अवस्था देखें, कह रहा है इसमें निम्न मृत्यु दर यानी कि मृत्यु दर में कमी और निम्न जन्म दर देखी जाती है। इस अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी तो आती है, लेकिन जनसंख्या की भयावह स्थिति बनी रहती है। फिर देखिए तीसरी अवस्था, कह रहा है कि इसमें निम्न मृत्यु दर यानी कि मृत्यु दर में कमी और निम्न जन्म दर देखी जाती है। इस अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी तो आती है, लेकिन जनसंख्या की भयावह स्थिति बनी रहती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चौथी अवस्था देखेंगे, कह रहा है कि इसमें जन्म दर की नियंत्रित और निम्न दर तथा मृत्यु दर की भी नियंत्रित तथा नीची दर देखी जाती है। इस अवस्था में स्थिर जनसंख्या तथा जनसंख्या के गिरने की संभावना देखी जाती है। ठीक है, फिर देखें चौथी अवस्था, कह रहा है कि इसमें जन्म दर की नियंत्रित और निम्न दर तथा मृत्यु दर की भी नियंत्रित तथा नीची दर देखी जाती है। इस अवस्था में स्थिर जनसंख्या तथा जनसंख्या के गिरने की संभावना देखी जाती है। ठीक है, फिर देखें एक बार और देखेंगे। प्रथम अवस्था, कह रहा है इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही ऊंची होती है, जिसके चलते जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर या बहुत धीमी होती है। दूसरी अवस्था, इसमें मृत्यु दर में कमी या निम्न मृत्यु दर और जन्म दर का ऊंचा बना रहना प्रदर्शित होता है, यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि अथवा जनसंख्या विस्फोट की अवस्था होती है। तीसरी अवस्था, इसमें निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर देखी जाती है। ठीक है, इस अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी तो आती है, लेकिन जनसंख्या की भयावह स्थिति बनी रहती है। चौथी अवस्था, इसमें जन्म दर की नियंत्रित और निम्न दर तथा मृत्यु दर की भी नियंत्रित तथा नीची दर देखी जाती है। इस अवस्था में स्थिर जनसंख्या तथा जनसंख्या के गिरने की संभावना देखी जाती है। पांचवी अवस्था, इसमें जन्म दर अत्यंत निम्न और मृत्यु दर से कम होती है तथा मृत्यु दर भी निम्न होती है, जिसके चलते जनसंख्या के आकार में कमी देखी जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान व फ्रांस। ठीक है, फिर से देखें इसमें क्या है, कह रहा है पांचवी अवस्था में कि जन्म दर अत्यंत निम्न और मृत्यु दर से कम होती है तथा मृत्यु दर भी क्या दोस्तों निम्न होती है, जिसके चलते जनसंख्या के आकार में कमी देखी जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान व फ्रांस। ठीक है, पांचवी अवस्था, इसमें जन्म दर अत्यंत निम्न और मृत्यु दर से कम होती है तथा मृत्यु दर भी निम्न होती है, जिसके चलते जनसंख्या के आकार में कमी देखी जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान व फ्रांस। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसी के साथ हमारा दोस्तों ज्योग्राफी का जो पार्ट है वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, वह है हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को। ज्योग्राफी को हम लोगों ने